जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल मूवी स्टडी पर। तो बच्चों, इसमें हम अपना संविधान कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने अपना काफ़ी सारा पोर्शन संविधान का कंप्लीट कर लिया है, ठीक। इसमें हमारा भाग 6 चल रहा था, ठीक है। उसमें आज हम अपना उच्च न्यायालय से स्टार्ट करेंगे। आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ अब बचा रही है इसमें। जिसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा आपको, मॉक टेस्ट वगैरह, ठीक है। चलिए आज का हम अपना स्टार्ट करते हैं उच्च न्यायालय से। भाग 6 के अंदर आता है ये, ठीक। और भाग 6 में मैं आपको 182 तक सारे अनुच्छेद करा चुका हूँ, ठीक है। और हमने पिछली वीडियो में सब कवर कर लेते हैं। इसमें हम अपना उच्च न्यायालय देखते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये होता है हमारा अनुच्छेद 214 से स्टार्ट, ठीक। क्या कहता है 214? 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ठीक। ये 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। इसमें इसकी बात कही गई है। इसके बाद आगे चलते हैं, अनुच्छेद 215 क्या कहता है? 215 कहता है कि प्रत्येक न्यायालय को दंड देने की शक्ति दी गई है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक न्यायालय के पास दंड देने की शक्ति है, ठीक है। मतलब कोई न्यायालय है तो उसके पास दंड देने की भी शक्ति है, ठीक। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फैसला सुनेगा और दंड किसी और की सलाह से लेकर वो देगा, नहीं, उसके पास दंड देने की शक्ति होती है, ठीक है। कुछ के पास कम होती है, छोटे सेशन न्यायालय होते हैं उनके पास कम होती है। हाई कोर्ट तो बहुत बड़ा न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय बोलते हैं, तो इसके पास हर तरह की शक्ति होती है, ठीक है। चलते आगे, अनुच्छेद 216, आर्टिकल 216 क्या कहता है? 216 कहता है कि न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। न्यायाधीश को राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्त करेगा, ठीक। लेकिन इसमें अगली बात कही गई है कि उनको राज्यपाल शपथ दिलाएगा, ठीक। यह अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि उनको शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है बच्चों। साथ के साथ नोट डाउन करते हुए जल्दी से अपनी कॉपी में, ठीक। एक बार और देख लो क्या कहा इसने। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है सारे। ये क्या कहता है कि राज्यों के पास एक उच्च न्यायालय होगा। हर राज्य के लिए अपना एक उच्च न्यायालय होगा, और एक उच्च न्यायालय एक या एक से ज्यादा राज्यों के लिए भी हो सकता है, ठीक। लेकिन राज्यों के लिए उच्च न्यायालय जरूर होगा एक, ठीक। उससे आगे क्या कहा गया? अनुच्छेद 215 ये क्या बोलता है कि प्रत्येक न्यायालय के पास दंड देने की शक्ति होगी, ठीक है। अनुच्छेद 216 कहता है कि न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन उनको शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाएगा, सही है।
चलिए आगे चलते हैं, साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए बच्चों इनको। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 217 क्या कहता है? अनुच्छेद 217 क्या बोलता है? ये कहता है, इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तें। ठीक है, न्यायाधीश नियुक्ति की शर्तें। न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए क्या क्या शर्तें होती है? तो पहली है भारत का नागरिक हो। दूसरी है 10 वर्ष किसी न्यायालय में वकालत की हो। तीसरी है इसमें इसका कार्यकाल बताया गया है कि 62 वर्ष तक कार्यकाल होता है इसका। 65 वर्ष के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। उससे आगे बताया गया है जब अपने त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये इसमें जो है न्यायाधीश की नियुक्ति के जो है शर्तें बताई गई, क्या क्या शर्तें होती है। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा अनुच्छेद 218। ये क्या बोलता है? ये इसमें बताया गया है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया जो है वो समान है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया समान है। जैसे एक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होता है, वैसे ही देश के लिए उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 219 क्या कहता है? अनुच्छेद 219 ये क्या कहता है? इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ बताई गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ। ठीक है, न्यायाधीश की शपथ इसके अंदर बताई गई है। कौन शपथ दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, वो सब बताएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं इससे आगे बात करूं तो हमारा आता है अनुच्छेद 220। क्या कहता है? 220 कहता है कि जिस न्यायालय में न्यायाधीश होगा या जिस न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, उस न्यायालय में न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकता। ठीक है,
जो न्यायाधीश, जिस भी न्यायालय का न्यायाधीश होगा, वो न्यायाधीश उसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, ठीक है। अपने खुद के न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकता, अगर उसे वकालत करनी है किसी दूसरे न्यायालय में वो कर सकता है, ठीक। 221 में न्यायाधीश का वेतन बताया गया है, ठीक है। 222 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 222 बताता है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर कर सकता है, ठीक। मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, न्यायाधीश का ट्रांसफर, ठीक है। चलिए, इसके बाद 223 कहता है, क्या कहता है 223, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है इसमें। कार्यकारी कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो जब राज्यपाल का पद खाली होता है और उसे कौन संभालता है, मुख्य न्यायाधीश। जब राज्यपाल का पद मुख्य न्यायाधीश संभालता है तो मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाता है, ठीक है। तब क्या किया जाता है, एक कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, ठीक। तब इस कार्यकारी न्यायाधीश का पद दिया जाता है, ठीक है। शर्त इसके लिए भी वही होती है जो उसमें थी, न्यायाधीश के लिए शर्त होती है भारत का नागरिक हो और 10 साल कम से कम वकालत कर चुका हो। दो सौ चौबीस में 224 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति बताई गई है, ठीक है। इसे कैसे नियुक्त किया जाएगा, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। यहाँ तो बता दिया कि मुख्य न्यायाधीश का पद कार्यकारी न्यायाधीश संभालेगा, और 24 में बताया कि इसकी नियुक्ति कैसे होगी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है अनुच्छेद 225। अगर बात करो अनुच्छेद 225 की, तो ये क्या कहता है, 225 कहता है कि जो हमारे न्यायालय है, न्यायालय संविधान के अनुकूल कार्य करेगी, ठीक। 226 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है,
आर्टिकल 226 ये क्या कहता है, इसमें जो है रिट डालने के बारे में बताया गया है कि उच्च न्यायालय में इसके तहत हम रिट डाल सकते हैं। उच्च न्यायालय में रिट डाल सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है और 226 हाई कोर्ट में। इन दोनों आर्टिकल के तहत हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है अपने मौलिक अधिकारों को लेकर रिट डाल सकते हैं, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत हम उच्च न्यायालय में रिट डाल सकते हैं, तो आर्टिकल 226, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अनुच्छेद 227 की तरफ। ये क्या कहता है, ये कहता है कि सभी न्यायालय उच्च न्यायालय के नीचे कार्य करेगी, ठीक। सभी न्यायालय उच्च न्यायालय के नीचे कार्य करेंगे, ये हमारा आर्टिकल 227 बताता है, ठीक। अगर बात करें हम 228 की, 228 कहता है उच्च न्यायालय की शक्ति बताई है। इसमें एक क्या बताई है कि उच्च न्यायालय जो है वो उसके अंदर आने वाले सभी न्यायालय जितने भी उसके अंदर न्यायालय आते हैं उच्च न्यायालय के अंडर में, उन सभी न्यायालय से केस अपने पास मंगा सकता है। अगर किसी केस की दूसरे न्यायालय में सुनवाई नहीं हो रही, लेट हो रहा है, या वो जो केस लड़ रही है वे संतुष्ट नहीं है उससे, ठीक है, तो वे उच्च न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं और उच्च न्यायालय उन न्यायालय से उस केस को अपने पास मंगा सकता है, ठीक। चलिए इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 231। वो क्या कहता है, अनुच्छेद 231 क्या कहता है, अनुच्छेद 231 कहता है हमारा कि एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। एक हाई कोर्ट दो या अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, ठीक है। ये हमारा 231 आर्टिकल हो सकता है। और यहीं तक हमारा जो है हमारा भाग 6 समाप्त होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद आता है हमारा भाग 7, ठीक। और जो हमारा भाग 7 है, भाग 7 में जो है आर्टिकल 238 है इसके अंदर। और ये क्या है, इसमें जो है पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य बताए गए हैं, ठीक है। और इसको जो है अब समाप्त कर देगा भाग 7 को, ठीक। तो अब हम भाग 7 को नहीं पढ़ेंगे, भाग 8 से हम अपना आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसे मैं रब कर रहा हूँ बच्चों। इन सभी को आप साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
ठीक। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है। और नई वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। ठीक। चलिए हम भाग अपना आर्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है? संघ का राज्य क्षेत्र बताया गया है। संघ का राज्य क्षेत्र। ठीक। अगर आर्टिकल की बात करूं तो 239 से कितने के बीच है? 242, 239 से 242 के अंदर। ठीक। चलिए देखते हैं अब हमारा आर्टिकल 239 क्या बोलता है। ठीक। 239 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का शासन। ठीक है। क्या कहता है? जो हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश का शासन जो है वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। और एक उपराज्यपाल, वहां के लिए एक उपराज्यपाल नियुक्त होगा। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनमें जो है वो वहां का शासन राष्ट्रपति के हाथों में होगा और वहां एक उपराज्यपाल नियुक्त होगा। ठीक। अब से आगे चलते हैं अनुच्छेद 240 की ओर। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 240 क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का, केंद्र शासित प्रदेश के शासन का ध्यान रखेगा। ठीक है। ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है कि वो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर शासन चला सके। ठीक। इस शब्द की बात करें हम 241, ये क्या कहता है? दो सौ इकतालीस कहता है कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर न्यायालय स्थापित हो सकते हैं। ठीक। लेकिन अभी की बात करें तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना न्यायालय है। ठीक है। दिल्ली के पास अपना हाईकोर्ट है। ठीक है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनमें दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अपना खुद का उच्च न्यायालय है। ठीक। और जो आपकी है कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो संघ के पास होती है इसमें। ठीक। चंडीगढ़ में जो है वो पंजाब का राज्यपाल प्रशासन अधिकारी होता है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और हरियाणा और पंजाब की दोनों की क्या है, कैपिटल भी है चंडीगढ़। ठीक। और चंडीगढ़ में जो है पंजाब का राज्यपाल वहाँ का क्या होता है, प्रशासक अधिकारी होता है। ठीक है। चलिए इसमें हमारे यही था भाग 8 में। अब भाग जो है 9 देख लेते हैं। भाग 9 इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है भाग 9 से।
मैं आपको इम्पोर्टेंट भाग कराऊंगा इसके, जो पेपर में पूछे जाते हैं। भाग 9, ठीक, किससे संबंधित है? पंचायत से, ठीक है। आर्टिकल 243, इसके अंदर से भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243। और क्या कहता है आर्टिकल 243, ये देखते हैं। अगर हम बात करें 243 की, तो इसमें क्या है, पंचायतों के बारे में बताया गया है। पंचायत के बारे में बताया गया है, ठीक। क्या बताया गया है? पंचायत राज व्यवस्था कैसी होगी वो बताया गया है। इसे जो है आपका पंचायत राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन में से जो है वो संवैधानिक दर्जा मिला था। तो कब हुआ था? 1992 में, है नी। इसमें संवैधानिक क्या मिला था? इसको दर्जा दिया गया पंचायत राज को, ठीक। अगर हम बात करें इसकी पंचायत राज की, हमारे संविधान में कहाँ है, तो इसकी बात करूँ तो भाग 9 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 243 के अंदर, ठीक है। अनुसूची, अगर अनुसूची के अंदर बात करो तो अनुसूची 11 में भी बताया गया है, ठीक। और जो हमारे डीपीएसपी है, डीपीएसपी का अनुच्छेद क्या है? हमारे डीपीएसपी का अनुच्छेद 40, ठीक है। इससे सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पंचायत राज किसके अंदर आता है, ठीक है, किस भाग के अंदर आता है, किस अनुच्छेद के अंदर आता है, ठीक, किस अनुसूची के अंदर आता है, ठीक है। डीपीएसपी के कौन से अनुच्छेद के अंदर आपका पंचायत राज के बारे में बताया गया है, ठीक। तो वो देख लो, इसे इंपोर्टेंट करके वैसे याद कर लेना कि संविधान के भाग 9 में पंचायत के बारे में वर्णन दिया गया है, ठीक है। भाग 9 में बताया गया है। भाग 9 के अंदर अनुच्छेद 243 आता है, ठीक है, जिसमें पंचायत राज के बारे में बताया गया है। अनुसूची 11 हमारी पंचायत राज से संबंधित है, ठीक है। और हमारा डीपीएसपी का अनुच्छेद 40, भी पंचायत के बारे में बताता है। ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये इंपोर्टेंट करके ना ये करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक, आपके याद हो जाएगी। इनसे क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन बनाए इससे पंचायत राज से, ठीक। अब जो है 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 में नागौर राजस्थान, में पहली पंचायत हुई थी, अगर को पूछ ले कि पहली बार पंचायत कहाँ हुई थी, तो नागौर राजस्थान में हुई थी, ठीक है। और इस पंचायत राज प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। 2 अक्टूबर 1959 में यह आपकी हुई थी, ये इसकी डेट है, ठीक। इसमें बहुत सारी जो है
समिति आई थी उनके बारे में देख लेते हैं। 2-3 समिति है इसमें, उन्होंने क्या क्या बात कही थी अपनी, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से अपनी कॉपी में, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए रब करते हो समय। इसमें आई थी आपकी, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक बलवंत राय मेहता समिति आई थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ठीक है, क्या बात करी थी इसने, बलवंत राय मेहता समिति ने, इसने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की बात की थी। ठीक है, त्रिस्तरीय पे, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की बात करी थी इसने। कौन कौन सी, पहली आपकी ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और आपकी जो है जिला स्तर पे। ठीक, ग्राम, ब्लॉक और जिला, 3 स्तर पे इसने जो है पंचायत प्रणाली की बात कही थी बलवंत राय मेहता समिति ने। कब, 1957 में। इसके बाद आती है अशोक मेहता समिति। इन समितियों को भी आप अच्छे से पढ़ना, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। 1977 में इसने क्या बात करी थी, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली की बात करी थी इसने। दो स्तरीय पंचायत प्रणाली। ठीक, कौन कौन सी, एक तो आपकी ग्राम हो गई, ठीक, और एक आपकी जिला हो गई। ठीक है, ब्लॉक हटा दिया था जने। इसके बाद एक नई समिति और आई थी इसमें, एलएम सिंघवी समिति जिसे कहा गया था। कौन सी समिति थी, इसके बाद जो आई थी समिति, इसे आप कर रहा हूँ आप बता लीजिए से, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसके बाद आपकी एलएम सिंघवी समिति कब आई थी, 1986 में। ठीक है, इसने क्या बात करी थी, इसने बात करी थी संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए पंचायत राज प्रणाली को। ठीक है, और इसने सरपंच पद की बात की थी, सरपंच पद की बात। ठीक, और इसने भी क्या करा था, त्रिस्तरीय की बात की थी इसने भी, इस वाली समिति ने भी। ठीक है, ये थी एलएम सिंघवी समिति। ठीक, इसके आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं पंचायत के चुनाव की, पंचायत का चुनाव। ठीक है, तो जो पंचायत का चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है।
ठीक है। इसका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, ठीक। और इसकी मिनिमम एज की बात करूं तो 21 वर्ष मिनिमम इसका जो है एज होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ और, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ठीक। स्टूडेंट्स आपके साथ इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिए, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, 1-2 क्वेश्चन इनसे बन ही जाता है, ठीक है। और पंचायत राज प्रणाली इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, सही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगे। और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके अपना डाउट भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करो पंचायत संरचना की। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, मंडल या ब्लॉक, कुछ भी कह लो, मंडल पंचायत, और आपका जिला पंचायत, ठीक है। और इन सभी की बात करूं तो इनके अंदर ग्राम पंचायत के अंदर होता है आपका मुखिया, ठीक है। जिला मंडल पंचायत के अंदर होता है आपका प्रमुख, ठीक। और जिला स्तर के अंदर होता है आपका अध्यक्ष, ठीक है। ये सब ऐसे बोला जाता है, जो ग्राम पंचायत के अंदर आपका मुखिया होगा उसका हेड, मंडल पंचायत के अंदर उसका हेड प्रमुख बोलते हैं उसको हम, और जिला पंचायत के अंदर जो उसका हेड होता है उसको हम अध्यक्ष बोलते हैं, ठीक। यहाँ हमारा पंचायत राज प्रणाली वाला भाग 9 खत्म होता है, ठीक। इसके बाद हम अपना आगे का देखेंगे कल, ठीक है बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नई वीडियो को देखने के लिए, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।